हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लाइट की प्रॉपर्टी एज अ वेव थोड़ा स्टडी करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में क्या हुआ था, लाइट को हमने जब रे माना था तो बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ रे वी कुड एक्सप्लेन फ्यू फिनोमिना सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। ठीक है, तो इनको आप इजीली स्टडी कर सकते हो बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ रे, और इससे रिलेटेड जो लॉज है उन्हें भी हम डिराइव कर सकते हैं। और ये सारा कहाँ स्टडी करते हैं हम? रे ऑप्टिक्स में, जो प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा है। अब देखिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन से भी अलग कुछ और लाइट के इंटरेस्टिंग फिनोमिना होते हैं, सच एज पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अगर इन्हें स्टडी करना है तो लाइट को रे मानकर स्टडी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर लाइट को क्या मानना पड़ता है? वेव मानना पड़ता है। और इन फिनोमिना की स्टडी बाय कंसिडरिंग इन लाइट एज अ वेव, इसे कहा जाता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इसलिए लाइट को अब हम वेव मानकर इनके अलग अलग फिनोमिना को स्टडी करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन विल बी अवर पार्ट ऑफ स्टडी। नाउ इसके अलावा भी लाइट के कुछ अलग और फिनोमिना है, सच एज, अगर मैं एग्जांपल दूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग सम डिवाइस सच एज सोलर सेल, है ना, फोटो सेल, सोलर सेल। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लाइट को स्टडी करना पड़ता है। एंड दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड by considering light as a wave or light as a ray. In that case you have to consider light as a particle. और जो हमारा नेक्स्ट आने वाला आगे चैप्टर है जिसमें हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करेंगे, वहां पर आपको पता चलेगा कि इस पार्टिकल को बोला जाता है फोटॉन। क्या बोलते हैं हम लोग? फोटॉन। ठीक, अब देखो, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, लाइट को फिजिक्स में ऐसा माना जाता है कि इट हैज अ ड्यूअल नेचर, मतलब इट एक्ट्स एज अ वेव एज वेल एज particle. You might say, sir, light is considered as ray as well. So why can't it have triple nature? वो इसलिए क्योंकि रे ऑप्टिक्स के जो फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या डिस्पर्शन, दोज कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव। बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव, तो चूंकि वेव ऑप्टिक्स के अंदर ही रे ऑप्टिक्स के सारे फिनोमिना एक्सप्लेन हो जाते हैं, इसलिए फिर रे ऑप्टिक्स को हम अलग से नहीं मानते हैं। एंड वी से कि भैया लाइट हैज ओनली ड्यूअल नेचर वेयर इन इट एक्ट्स एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाइगन्स वेव प्रिंसिपल। ये हाइगन्स वेव प्रिंसिपल क्या है? एक्चुअली प्रिंसिपल जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि हाइगन्स से रिलेटेड लाइट के बारे में हमें क्या चीजें समझनी है। तो यहाँ ना 1668 में ऐसा हुआ था कि हाइगन वॉज द पर्सन हु फर्स्ट टाइम सेड कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो यहीं से फिर हाइगन्स की थ्योरी आगे बढ़ी है, और इसको क्यों वाइडली एक्सेप्ट किया गया, उसके रीजंस क्या है, इसको हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले अगर पोस्टुलेट्स के टर्म्स में बात करें तो हाइगन्स के वेव प्रिंसिपल का पहला पोस्टुलेट्स ही हो गया, या फिर हाइगन्स की जो वेव थ्योरी है, बेसिकली थ्योरी का पहला पोस्टुलेट हो गया कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। एंड इसका जो सेकंड पोस्टुलेट है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बट सेकंड पोस्टुलेट को समझने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, 1668 ये बहुत पुरानी बात है। यहाँ तक क्या हुआ था, जब हाइगन्स ने कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो उस समय के जो फिजिसिस्ट थे, जो अलग इंटेलेक्चुअल क्लास थे, उन्होंने ये बोला कि लाइट तो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है और वैक्यूम में तो कोई मीडियम होता नहीं, तो हाउ कम इट इज पॉसिबल। बिकॉज उनके समय तक ये माना जाता था कि अगर वेव के थ्रू एनर्जी ट्रैवल करनी है तो उसके लिए मटेरियल मीडियम का डिस्टर्ब होना जरूरी है, यही डिस्टर्बेंस एनर्जी को कैरी करवाता है। हमारा जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर है, इसमें हमने इस चीज को आसानी से समझा था। अगर मीडियम नहीं होगा तो हाउ कैन लाइट ट्रैवल, बिकॉज देयर वुड नॉट बी एनी डिस्टर्बेंस। तो इसके लिए फिर हाइगन्स कहते हैं कि लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, दो वी कैन नॉट सी इट बट इट इज देयर। और उस मीडियम को हाइगन्स ने कहा कि नाम है ईथर। तो आप ये कह सकते हो एज अ पोस्टुलेट्स कि लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ट्रैवल थ्रू वैक्यूम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ a transparent medium
कॉल्ड एज ईथर। ठीक है, केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं, एक मीडियम को उन्होंने नाम दे दिया ईथर। अब ये जो ईथर है ना, इसके एग्जिस्टेंस को बहुत सारे लोगों ने प्रूव करने की कोशिश की, बट दे कुड नॉट डू दैट, है ना, उनको कभी ईथर मिला ही नहीं। और ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है हाइगन्स का कि लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज देर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज कॉल्ड एज ईथर, इट कुड बी नेवर रियलाइज्ड। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम रह गया बस, हाइपोथेटिकल मीडियम। और फिर आज के समय तो हम लोग जानते ही है कि वैक्यूम में कोई ऐसा मीडियम प्रेजेंट नहीं होता। अब इन स्पाइट ऑफ दिस हाइपोथेटिकल मीडियम, ईथर वगैरह प्रेजेंट है इसलिए लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है, ये सारी जो चीजें हैं जो कि भी प्रूव ही नहीं हो पाई, ये सब होने के बावजूद भी हाइगन्स के वेव थ्योरी को क्यों वाइडली एक्सेप्ट किया गया? वो इसलिए क्योंकि हाइगन्स के वेव थ्योरी द्वारा लाइट के जो फिनोमिना है ना, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इनको आप इजीली स्टडी कर पाते हो, इनको एक्सप्लेन कर पाते हो। और न केवल पोलराइजेशन या डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना, बट ऑल्सो रे ऑप्टिक्स के जो फिनोमिना थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन, इनको भी हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। और इसलिए फिर हाइगन्स का ये जो वेव प्रिंसिपल है, वेव थ्योरी है, इसको वर्ल्ड में वाइडली एक्सेप्ट किया गया। तो एक तरीके से ये मेरिट ही है कौन से हाइगन्स की वेव थ्योरी का, कि आप रे ऑप्टिक्स के भी फिनोमिना एक्सप्लेन कर सकते हो। और दूसरा इसका मेरिट ये भी है कि जब हमने समझा था व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट्स स्पीड डिक्रीजेस, हालांकि न्यूटन्स के कार्पस्कुलर थ्योरी में क्या देखा था कि स्पीड इंक्रीज हो जाती है जब लाइट ट्रैवल करता है डेंसर मीडियम से, जो कि एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग है। तो एक्सपेरिमेंटली जो स्पीड का कम होना है डेंसर मीडियम में, दैट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय हाइगन्स का वेव थ्योरी। ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर इसके मेरिट्स है हाइगन्स के वेव थ्योरी के, एंड ड्यू टू विच लाइट एज अ वेव इज वाइडली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ अगर लाइट एज अ वेव मैं मान लूँ तो इसके क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो इफ आई से लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव, तो ये कौन सी वेव है, क्या उसका नेचर है, देख लो। सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल मतलब दिस वेव डू नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। सेकंड, नाम में ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, यहां पर अगर आप देखो तो लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी अगर मुझे स्पीड फाइंड करना है तो फॉर्मूला आता है c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन म्यू इंटू एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसको हम फैराड पर मीटर में मेजर करते हैं। एंड म्यू जो होता है इट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दिस इज मैग्नेटिक permeability which we measure in terms of हेनरी पर मीटर। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमिटिविटी की वैल्यूज को फॉर वैक्यूम यहाँ इस फॉर्मूले में रखते हो, सो यू वुड गेट स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अराउंड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, चलो फोर्थ अगर मैं बात करूँ लाइट एज अ वेव की, तो हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, लाइट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्चुअली ये कैसे दिखा जाता है, इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, सोर्स कंसिडर कर रहा हूँ। सपोज दिस इज अ सोर्स, यहाँ से लाइट प्रोपेगेट होने वाली है आगे, एंड लेट देयर बी अ पाथ। मान लो कि इस पाथ पर लाइट आगे प्रोपेगेट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई देगी? तो यहाँ पे आपको समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं या वाइब्रेट होते रहते हैं ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट देयर आर फील्ड वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन। इफ आई ड्रॉ दिस, पे क्लोज अटेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पर फिलहाल ब्लू कलर के पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे, और इनका जो फील्ड वाइब्रेशन होगा दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसको मैं यहाँ फिलहाल वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेशन परफॉर्म करता हुआ दिखा रहा हूँ। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड which is having vectors vibrating in the direction perpendicular to the direction of propagation of wave, and
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ ही मैग्नेटिक फील्ड भी होने के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स भी हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वुड वाइब्रेट अलॉन्ग जेड डायरेक्शन, बिकॉज एक्स एक्सिस में कौन चल रहा है, हमारे वेव का प्रोपेगेशन चल रहा है। तो ये रेड कलर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ड्रॉ करके आपको दिखाया है, ठीक है। सो रेड कलर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन है along with electric field का vibration, they are mutually perpendicular to each other as well as both are mutually perpendicular to the direction of propagation of wave, and that is why this is transverse electromagnetic wave. Now एक जो लाइट पल्स होता है, या आप कह लीजिए एक जो अगर लाइट रे में थोड़ी देर के लिए अगर मानूं, तो इसके अंदर मल्टीपल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का वाइब्रेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पर दिखाने के लिए हमने एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ही मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी देयर आर मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन। तो अगर मान लो फिर से दिस इज अ पाथ ऑफ लाइट प्रोपेगेशन, तो अगर मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं, सपोज दिस इज वन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज वाइब्रेटिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, देन देयर विल बी अदर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है, दिस ब्लू कलर इलेक्ट्रिक फील्ड, रेड कलर इज मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं कह रहा हूँ कि देयर आर अदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज वेल, तो ये एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। इसको मैं E1 लिख लेता हूँ, और इसको परपेंडिकुलर उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी लाइक दिस, इस तरीके से, लेट्स से दिस इज B1। फिर और इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स इसके अंदर हो सकती है। सो E1 हो गया, E2, E3, है ना, ऐसे आप मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐसे दिखा सकते हो। एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं, और इन सब से मिलकर हमारी जो लाइट वेव है वो बनती है, एंड इट प्रोपेगेट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर बहुत सारे तरीके की वेव्स आती है, जहां पर शुरुआत होती है गैमा रेज या गैमा वेव से, फिर एक्सरे जिसको हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं ना एक्सरे, वो एक्सरे, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज, देन आपका जो विजिबल लाइट होता है, विजिबल लाइट, उसके बाद में इंफ्रारेड रेज, देन माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स। ये सारे किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट है। और सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वैक्यूम में, इट इज गिवन बाय c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट्स कम टू विजिबल लाइट, और ये बाकी के जो पर्टिकुलर वेव्स है उनमें क्या समानता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ऑल आर हैविंग सेम स्पीड, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उनकी वेवलेंथ अगर लैम्बडा की बात करूँ, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आप आगे जाओगे गैमा से लेकर के रेडियो वेव्स तक, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाती है, और उसका उल्टा वेवलेंथ के साथ होता है। वेवलेंथ जो है वो कम होती है कहाँ पे, गैमा के पास, एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज यू गो फर्दर फ्रॉम गैमा टू रेडियो वेव्स। तो आप ये कह सकते हो कि जो रेडियो वेव्स है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम है, और जो गैमा है, गैमा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। यहाँ जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे, उनकी अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है, सो दैट एनर्जी इज गिवन बाय h nu। h nu, what is h? h is Planck's constant, and nu is the frequency, ठीक है। तो by knowing the frequency and Planck's constant you can calculate the energy of that particular electromagnetic wave at the given instance. Now अगर मैं आपको बोलूँ कि out of all these electromagnetic waves which one would have maximum energy, so simply gamma जो है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि gamma का जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वैसे ही रेडियो वेव्स की एनर्जी अगर कंपेयर करो कि इट विल बी लोवेस्ट, बिकॉज इट हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी।
आई होप इतना समझ में आ रहा है। अब देखो लौट कर आते हैं हमारे विजिबल लाइट पर। अगर सिर्फ विजिबल लाइट की बात करनी है तो विजिबल लाइट में कौन से कलर्स आते हैं? VIBGYOR, ये होता है ना विजिबल लाइट के अंदर के कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो वॉयलेट कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होगी। और रही बात वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट वुड बी लेसर एंड वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट वुड बी वेरी वेरी लार्ज। और यही रीज़न है कि जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हो या आप मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हो और आपके बहुत दूर आगे कोई एक कार या बस है, अगर उस बस या कार का ड्राइवर ब्रेक को प्रेस करता है तो ऑटोमेटिकली टेल लाइट जो है, ब्रेक लाइट्स, वो जल उठती है रेड कलर की, और हम काफ़ी दूर से भी नोटिस कर सकते हैं कि रेड लाइट जली है। वो इसलिए क्योंकि रेड लाइट जो है, आउट ऑफ ऑल विजिबल लाइट्स, रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम स्कैटर होता है मीडियम में, इसलिए हम रेड लाइट को काफ़ी आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हाइगन्स के वेव प्रिंसिपल से रिलेटेड चीज़ें समझाता हूँ। अगर हाइगन्स का वेव प्रिंसिपल हमें समझना है तो और भी 2-3 इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। सबसे पहले लाइट सोर्सेस की हम बात करते हैं। लाइट सोर्सेस, तो देखिए दो तरीके के लाइट सोर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी लाइट सोर्स और एक होता है सेकेंडरी लाइट सोर्स। ठीक है, प्राइमरी लाइट सोर्स मतलब क्या हो गया? वो लाइट सोर्सेज दे कैन इमिट लाइट ऑन देयर ओन। सो जैसे फॉर एग्जांपल सन है ना, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक, ये सारे क्या हो गए? प्राइमरी लाइट सोर्स हो गए। देखिए प्राइमरी लाइट सोर्स मतलब वो ही सोर्स है जो अपना लाइट खुद इमिट कर सकते हो। तो खुद इमिट करने के लिए आपको कौन से एलिमेंट्स चाहिए होते हैं? तो अगर आपके पास हीट है, मतलब टेम्परेचर, अगर आपने जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं, कोई मेटल का सब्सटेंस है, अगर आप उसको रेड हॉट करते जाओ तो वहाँ से क्या होती है, फिर लाइट इमिट होना चालू हो जाती है। तो हीट के कारण या टेम्परेचर के कारण लाइट प्रोड्यूस हो सकती है। फिजिकल इंटरेक्शन है ना, दो चीज़ों का आप एक दूसरे के साथ रब करते जाओ तो फ्रिक्शन वगैरह प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर भी हीट जनरेट होती है, तो उसके कारण भी लाइट प्रोड्यूस हो सकती है। सो फिजिकल चेंजेस या मैकेनिकल चेंजेस। देन केमिकल रिएक्शंस अगर हो रहा है तो वहाँ से भी लाइट प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फायर क्रैकर्स होते हैं, तो फायर क्रैकर्स में हम क्या करते हैं, उस केमिकल का एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन को वहाँ पर यूज़ करके लाइट प्रोड्यूस किया जाता है। सो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि फायर क्रैकर्स जो है वो भी क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है। अब बात करेंगे अगर सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की, तो इन जनरल सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट दे डू नॉट इमिट लाइट ऑन देयर ओन, बट व्हाट दे डू, दे बेसिकली रिफ्लेक्ट लाइट्स। तो प्राइमरी सोर्स से जब उनके पास लाइट आता है तो उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं एंड दैट बिकम सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मून है। अच्छा, आप अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, अगर आप उनको देख पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि दे आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। इवन आई एम अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बिकॉज जो भी लाइट अभी मुझ पर फिलहाल पड़ रही है वही रिफ्लेक्ट होकर आपकी ओर आ रही है, और आपकी आंखों में वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जब जाती है तो उसके कारण एक इमेज प्रोड्यूस होती है। सो बेसिकली इवन इफ आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस लाइट ऑन माई ओन बट आई एम कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग इट, दैट्स वाई आई एम अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, सभी जगह पे आपको जो भी लाइट चीज़ें दिखाई दे रही है वो सारे के सारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। ये जनरल हम यहाँ पर इसको कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट आप प्राइमरी से डिराइव करोगे तो उसका भी थोड़ा सा एक अलग मीनिंग निकल कर आएगा जो मैं आपको आगे समझा के दूंगा। ठीक है, तो ये हो गए लाइट सोर्सेस। अच्छा, लाइट के सोर्सेस को उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे एक होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट और सेकेंडरी, उसके बाद में आता है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। पॉइंट सोर्स क्या होता है? अगर मान लीजिए स्पेस में किसी एक पॉइंट पर लाइट प्रोड्यूस हो रहा है एंड दैट लाइट कैन ट्रैवल इन एवरी डायरेक्शन, देन दैट सोर्स ऑफ लाइट वुड बी अ पॉइंट सोर्स। फॉर एग्जांपल फायरफ्लाई, जैसे जुगनू होता है, तो वो एक स्पेस में कहीं एक पॉइंट पर क्या होता है, लाइट इमिट करता है एंड दैट लाइट ट्रैवल्स इन द
ऑल डायरेक्शन। सो वो हो गया हमारा एक पॉइंट सोर्स। अगर आपके पास कोई एलईडी बल्ब है जिसको आपने स्पेस में जलाया है तो उसका जो लाइट है वो चारों दिशाओं में फैलता है, तो वो भी एक पॉइंट सोर्स हो गया। अगर आप सन देखोगे तो पूरे स्पेस के हिसाब से सन क्या है, एक छोटा सा स्टार है, तो वो भी अपने एक स्पेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब लाइट इमिट कर रहा है तो दैट लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन एंड दोज दैट पर्टिकुलर सन विल बी कॉल्ड एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब लीनियर सोर्स क्या होता है, अगर आप कई तरीके से जब पॉइंट सोर्सेज, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज को एक लीनियर स्ट्रक्चर में अरेंज कर दोगे तो उसे कहते हैं हम लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। मान लो जैसे एलईडी है तो छोटे छोटे एलईडीज को मैं अगर एक लीनियर अरेंजमेंट में ऐसे रख दूंगा, ठीक है, और एक साथ जब सभी जल उठेंगे तो उसके कारण क्या होता है, लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, बट हमारे लिए वो एक लीनियर फॉर्म में लाइट ऐसा बाहर आ रहा है ऐसे दिखता है एंड दिस बिकम्स योर लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, राइट। ट्यूबलाइट ले लीजिए, आजकल के जमाने में जो ट्यूबलाइट आ रहा है उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे एलईडीज ही तो लगे होते हैं। सो दैट मीन्स पॉइंट सोर्सेस को आपने लीनियर अरेंज कर लिया तो वहां से हमारे लिए एक लीनियर सोर्स बन गया। और भी मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ, इसका यूज आगे हमें आएगा यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझने के लिए। देखिए मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई एक पेपर है, ठीक, और इस पेपर को मैंने एक रेजर ब्लेड से एक छोटा सा यहाँ पे कट लगा लिया। अब जनरली ऑब्जर्वेशन हमारा यही होता है कि जब हम कट लगाते हैं रेजर ब्लेड से या किसी शार्प चीज से पेपर पर, और उस पेपर को अगर आप ऐसे देखोगे तो लगता ही नहीं कि वहां पे कट है ना, बहुत फाइन कट होता है वो। फिर अगर आप ऐसे किसी पेपर को किसी पर्टिकुलर लाइट सोर्स के सामने अगर रखते हो तो क्या होता है, आप देख पाते हो कि यहाँ जो कट आया था इस कट से भी आपको ऐसा लाइट पेनिट्रेट करते हुए दिखेगा। तो ये जो कट है दिस बिकम्स माय लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। नाउ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग बस आप इतना याद रख लीजिए, ये जो कट है इसे हम बोलते हैं स्लिट। क्या बोलते हैं, स्लिट। सो अ वर्टिकल स्लिट और अ हॉरिजॉन्टल स्लिट दे कैन एक्ट एज अ लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। इतना समझ में आ गया। सो लाइट के सोर्सेस प्राइमरी, सेकेंडरी, देन पॉइंट सोर्स एंड लीनियर सोर्स। अब आगे हमें बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, वेव फ्रंट। अगर वो समझ में आ गया तो बाकी जो पूरी हाइगन्स की वेव प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो बात करते हैं वेव फ्रंट्स की। व्हाट इज मीन बाय वेव फ्रंट, मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर इस डेफिनेशन के अलावा एग्जाम्पल से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो वेव फ्रंट इज बेसिकली लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, या फिर लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन ऑल वेव्स, ऐसे लिख लेते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन द वेव्स which are in same phase, which are in same phase at given instance of time। देखो मैं समझाता हूं क्या लिखा है हमने, लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन द वेव which are in same phase at given instance of time। अब सेम फेज मतलब फेज ऑफ वाइब्रेशन। इस पर्टिकुलर पार्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। मान लो मेरे पास एक वाटर सरफेस है, इस तरीके का, यहाँ मैं एक वाटर सरफेस ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज दिस इज अ वाटर सरफेस। यहाँ इस वाटर सरफेस में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं स्टोन ड्रॉप कर रहा हूँ। जैसे मैं स्टोन ड्रॉप करूंगा क्या हो जाएगा, ये जो वाटर का सरफेस है डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्बेंस के कारण वो डिस्टर्बेंस वेव क्रिएट करेगा। दैट वेव विल ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शंस, है ना, 2 डायमेंशनल वेव होती है ये, जो सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। अब थोड़ा सा समझिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर डिस्टर्ब किया होगा, लेट से वो जो टाइम इंस्टेंस है दैट t इज इक्वल टू 0 मैं मान रहा हूँ, ठीक है। अब टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर पार्ट से रिपल्स बनने स्टार्ट हो गए, जो हमें कैसे दिखते हैं, सर्कुलर दिखते हैं। तो और यही जो रिपल्स होते हैं दैट रिपल्स ट्रेवल्स लाइक दिस, तो यही रिपल्स ऐसे दूर दूर जाते हैं। अब हमें ये पता है कि रिपल्स बेसिकली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है ना वाटर के सरफेस पर। तो चलो इनिशियली तो व्हेन t was equal to 0 disturbance was just caused at one point in the liquid or a surface of water। now as the time goes further, मान लीजिए t की वैल्यू 0 से लेकर मैं 1 कह रहा हूँ, 1 यूनिट,
अब नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, आप जो समझना है समझ लीजिए। अब वहां पे मान लीजिए t इज इक्वल टू 1 पे क्या दिखेगा मुझे, तो जो वेव होगी जो इस पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस के कारण प्रोड्यूस हुई होगी, उसने एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। मान लीजिए इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है सेंटर से इतना, ठीक है। तो जैसे वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा डिस्टर्बेंस, वैसे ही निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। वैसे ही यहाँ पे जो दूसरे डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी ट्रैवल करेगा, और ये पूरे एक्स वाई प्लेन में ये डिस्टर्बेंस ऐसा ट्रैवल करते जाएगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से व्हेन t इज इक्वल टू 1 द डिस्टर्बेंस हैज ट्रैवल्ड अप टू दिस, और जब ये डिस्टर्बेंस इस पॉइंट तक ट्रैवल करेगा तो एक पॉइंट पर हमें क्रेस्ट देखने को मिलता है। वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में भी क्रेस्ट फॉर्म हुआ होगा, वैसे ही वाई डायरेक्शन में, है ना, दोनों तरफ, और ऐसे पूरे एक्स वाई प्लेन में कई जगह पे आपको इस तरीके से क्रेस्ट बनते हुए दिखाई देंगे। और जो डिस्टेंस है जितना वेव ने ट्रैवल किया है वो रेडियली सेम होगा, तो अलोंग द पेरीफेरी जो सेम रेडियस पे वेव्स के कारण डिस्टर्बेंस कैरी हुआ होगा व्हेन t इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इतना समझ में आ गया। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पे जितने भी क्रेस्ट पर पॉइंट होंगे, मान लो ये सारे जो वेव्स है उनके मैं क्रेस्ट के पॉइंट को यहाँ पे नोट करके रख रहा हूँ। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो क्या मुझे एक सर्कल दिखेगा? बिल्कुल। तो हमारा जो माइंड होता है ना वो पैटर्न देखता है। जैसे ही लिक्विड के सरफेस को हमने डिस्टर्ब किया था ना और क्रेस्ट बनना स्टार्ट हो गया था, तो क्रेस्ट के सारे पॉइंट्स को हमारा माइंड ज्वाइन कर लेता है। इसी को ही हम बोलते हैं लोकस। अब लोकस में हुआ क्या है, कौन से पॉइंट को हमने ज्वाइन किया है? क्रेस्ट वाले पॉइंट पे। और क्रेस्ट क्या होती है? क्रेस्ट वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इसका मतलब ये सारे क्रेस्ट वाले पॉइंट दे आर एट द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, या उनका जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम है। तो ऐसे सेम फेज वाले पॉइंट को जैसे ही मैंने ज्वाइन कर लिया, मुझे इनके लोकस के कारण एक सर्कल बनते हुए दिखाई देगा। उसी तरीके से जहां तक वेव ट्रैवल हो रही है उन पॉइंट को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मान लीजिए t इज इक्वल टू 2 अगर मैं लिख रहा हूं, तो ये जो पर्टिकुलर वेव है वो ऐसी यहां तक आई होगी, राइट। फिर ये भी वेव ऐसी यहां तक आई होगी, दिस वुड हैव आल्सो बीन समवेयर हियर, ऐसे। तो पहले क्रेस्ट बना था, अब क्या बना है? ट्रफ भी बनकर वेव आगे बढ़ी है इस तरीके से। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक, अब जितने भी ट्रफ है उनको ज्वाइन कर लो, तो यहाँ पे कहीं तो ट्रफ होगा बीच में। अगर आपने इन सारे ट्रफ को ज्वाइन कर लिया तो भी आपको एक ऐसा सर्कल देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल्सो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, बिकॉज ऑल दोज आर फॉर्मिंग ट्रफ हियर एंड दस यू सी अ सर्कल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो सर्कल्स बन रहे हैं ना, दिस आर नथिंग बट वेव फ्रंट्स। लुकिंग फ्रॉम अबव दिस वेव फ्रंट्स आर लाइक सर्कल्स टू मी। तो ये हो गया एक तरीके से सर्कुलर वेव फ्रंट। हालांकि जो वेव फ्रंट हम लाइट में पढ़ेंगे वो सर्कुलर नहीं होते हैं, उन्हें हम स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल और ओपन वेव फ्रंट की कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो समझाता हूं मैं सबसे पहले एक स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है। सो फर्स्ट वी आर लर्निंग अबाउट स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो, अगर मान लो मेरा लाइट सोर्स जो है वो एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो स्पेस में कहीं तो है, एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड टू इमिट लाइट। जैसे ही यहां से लाइट इमिट होना स्टार्ट होगा, व्हेन लेट्स से t इज इक्वल टू सम 1 सेकंड, फॉर एग्जांपल लेट्स से t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो लाइट जो है वो यहाँ तक कहीं तो ट्रैवल किया होगा, एंड इट हैज ट्रैवल्ड इन ऑल द डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, है ना। तो इस तरीके से वो x, y, z तीनों डायमेंशन में फ्लो करेगा, आगे बढ़ेगा। नाउ इफ आई से t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे लाइट वेव जितने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, अगर उन सारे पॉइंट्स को मैं एज अ लोकस के फॉर्म में देखूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक स्फीयर मिलेगा। बिल्कुल, क्या मिल जाएगा? एक स्फीयर, क्योंकि उतने समय में लाइट यहाँ तो कहीं तो आया होगा, और ये सारे जो पॉइंट्स है इक्वल डिस्टेंस पे दे विल हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। उनका जो वाइब्रेशन का फेज है वो सेम। अगर मान लीजिए 1 सेकंड के बाद अगर एक वेव में क्रेस्ट बन रहा है, तो सारी जो वेव्स होंगी वो क्रेस्ट ही बना रही होगी उस पॉइंट पर। तो इसलिए जब मैं उनका लोकस लेता हूं तो आई गेट अ स्पेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए मेरे पास कोई फुटबॉल वाली बॉल है, उसका जो सेंटर होगा ना, जो अंदर हॉलो स्पेस है, उसका जो सेंटर है वो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इट्स अ पॉइंट सोर्स, और जो फुटबॉल का जो पेरीफेरी एरिया है, जो सरफेस एरिया है, इट विल एक्ट एज अ स्पीयर एंड दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेरिकल
वेव फ्रंट। या ऐसे भी मान लो कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो परफेक्टली राउंड शेप में है, ठीक, उसका जो सेंटर होगा वो होगा आपका फिलामेंट, और वही फिलामेंट से जब लाइट प्रोड्यूस होगी तो आई विल बी कॉलिंग इट एज अ पॉइंट सोर्स। और जो ग्लास का बना हुआ आपका लाइट है, जो कवरिंग है उसकी, वो बन गया हमारा स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट कब दिखाई देता है? जब आपका सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स। नाउ सेकंड वेव फ्रंट हम पढ़ने वाले हैं विच इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, अब देखिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब देखने को मिलता है? जब आप सारे पॉइंट सोर्सेस को एक लीनियर मैनर में अरेंज कर लेते हो, और व्हेन दे ग्लोज, जब ये सारे के सारे पॉइंट सोर्स ग्लो करना स्टार्ट करेंगे तो लाइट विल ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। तो ऐसे लाइट जो है वो सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, सारे अपने अपने इंडिविजुअल पॉइंट सोर्सेस के कारण, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे कि हर जो सोर्स है, एवरी पॉइंट सोर्स विल प्रोड्यूस इट्स स्पेरिकल वेव फ्रंट लाइक दिस। तो पहले ने अपना स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाया, फिर दूसरे ने अपना स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाया, तीसरे ने अपना स्पेरिकल वेव फ्रंट, चौथे ने स्पेरिकल वेव फ्रंट। इस तरीके से सारे जो लाइट सोर्सेस है, पॉइंट सोर्सेस है, उन्होंने अपना एक स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाया होगा। नाउ इफ यू टेक tangent to all this spherical wavefront at the given instance of time, मान लीजिए t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे मैं सारे के सारे वेवफ्रंट, ये जो हमारे स्पेरिकल वेवफ्रंट है, इनको एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो मुझे क्या दिखेगा? एक पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल सरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पे। और जो आपका टॉप है, टॉप से अगर आप देखोगे तो एक सिलेंडर भी आपको कैसे दिखता है? एक सर्कल की तरह दिखता है। तो टॉप से सर्कल दिखेगा, लेकिन साइड से अगर आप देखोगे तो आई विल बी गेटिंग अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, जो हमें एक लीनियर लाइट सोर्स के कारण देखने को मिलता है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को अगर आप टॉप से देखोगे तो आई विल बी सीइंग अ सर्कल ओनली, ठीक, इतना चीज हमें समझ लेना है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के बाद अब बारी आती है प्लेन वेव फ्रंट की। किसकी? प्लेन वेव फ्रंट। अब ध्यान से समझो, प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है? अगर आपका लाइट सोर्स चाहे पॉइंट सोर्स हो चाहे सिलेंड्रिकल सोर्स हो, पॉइंट सोर्स होगा तो स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, सिलेंड्रिकल सोर्स है तो आपका एक लीनियर सोर्स है तो आपको एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देखने को मिलेगा। इन्हीं वेव फ्रंट को अगर आप काफी दूर से ऑब्जर्व करो तो ये जो वेव फ्रंट है ना, दे लुक लाइक अ प्लेन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, दिस इज अ पॉइंट सोर्स, इसको मैं एस नाम दे रहा हूँ। इसने एक स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाया, ठीक है, एट डिस्टेंस से स्मॉल आर। नाउ दिस वेव फ्रंट विल ट्रैवल फर्दर फर्दर फर्दर, और कोई एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ से बहुत दूरी पर है। तो ये जो स्पेरिकल वेव फ्रंट होगा, ये ट्रैवल करते करते जब इस ऑब्जर्वर के पास आएगा ना, तो इट विल बी वेरी ह्यूज, दैट वेव फ्रंट विल बी वेरी वेरी ह्यूज। तो इतना जो ह्यूज वेव फ्रंट है, उसका सम पार्ट ऑफ इट ओनली विल बी विजिबल टू हिम, राइट। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है जो स्पीयर की तरह बना है, और अगर आप उस स्पीयर के पास जाओगे, उस बिल्डिंग के पास जाओगे, तो आपके लिए स्पीयर का जो छोटा सा पोर्शन है वो एक दीवार की तरह फील होगा, है ना, फ्लैट फील होगा। और यही फिर बन जाएगा हमारे लिए प्लेन वेव फ्रंट, विच इज अ पार्ट ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। उसी तरीके से सिलेंड्रिकल भी अगर मेरे पास कोई एक वेव फ्रंट है जो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट के कारण प्रोड्यूस हुआ होगा, तो यही वेव फ्रंट जब आप बहुत दूर से जाकर उसको ऑब्जर्व करोगे, सो ये जो वेव फ्रंट है इसका some part only will be visible to me and that will act as a plane wave front। अब देखो, अगर मैं प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ करता हूं तो वो सिंपली इस तरीके से कुछ दिखेगा मुझे, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और जब ये फर्दर ट्रैवल करेगा तो मेरे लिए प्लेन वेव फ्रंट फर्दर ट्रैवल करने के बाद भी एक प्लेन ही रहेगा, ठीक। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज अभी हमें समझनी है वो क्या है? ध्यान से समझो, मैंने एक बार लिखा है स्पेरिकल वेव फ्रंट, then I have a, let's say, cylindrical wave front, and then we have a plane wave front। इस तरीके से हमारे वेव फ्रंट्स है। इन सारे वेव फ्रंट्स को जब आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हो, दोज परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट्स, ठीक है। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट में जो जो सरफेस है उसको अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो बेसिकली क्या बनता है? रेडियस बनता है। तो these lines they will be rays, और
आपको हमेशा याद रखना है जो रेज होते हैं दे इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ द लाइट। तो यहाँ पे रेज जो है वो आउटर डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ रेज। यहाँ अगर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, मान लीजिए ऐसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, तो उसके कारण जो लाइट रेज होती है वो ऐसी बाहर की दिशा में जाती हुई दिखेगी मुझे, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का जो पार्ट है ना, दिस इज अगेन परपेंडिकुलर टू लाइट रेज या डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। प्लेन वेव फ्रंट में जो आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करोगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगी मुझे, ठीक है। तो दिस एरोज, ये जो एरो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करे हैं, ये इंडिकेट रे ऑफ लाइट, ठीक है, और इनको परपेंडिकुलर होगा हमारा वेव फ्रंट। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। Point source spherical wavefront, linear source of light cylindrical wavefront, and a wavefront which is observed at a very large distance, they are called as plane wavefront, ठीक। Lines drawn perpendicular to these wavefronts are ray of light and these ray of lights basically indicate the direction of propagation of the waves। अच्छा, अगर आपके पास spherical wavefront हो तो you can convert this spherical wavefront into plane, और अगर आप प्लेन वेव फ्रंट है आपके पास तो यू कैन कन्वर्ट देम इनटू स्पेरिकल वेव फ्रंट बाय यूजिंग लेंस। अब ये कैसे होता है इसको मैं आगे के लेक्चर में आपको समझा के दूंगा। फिलहाल ये जो बेसिक्स सा था वेव फ्रंट्स, प्लेन वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट वगैरह क्या है, इसकी बात हमने करी है। दूसरी चीज, वेव फ्रंट के कारण जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो अफेक्ट होती है। देखिए, अगर मैं कहूँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो बेसिकली इंटेंसिटी इज व्हाट, एनर्जी पासिंग थ्रू द गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम, राइट। तो देखिए, कोई भी लाइट की इंटेंसिटी, एनर्जी पासिंग थ्रू गिवन एरिया इन गिवन टाइम। नाउ दिस एनर्जी per unit time is nothing but work done per unit time, and work done per unit time is nothing but power. So you can say that intensity of light is amount of power passing through the given area, इसलिए इसका यूनिट होता है watt per meter square. This is the unit of intensity. Now we know that intensity is directly proportional to amplitude का square. अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो वेव फ्रंट्स होते हैं ना, इन वेव फ्रंट्स के रिगार्डिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बदलती जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास स्पेरिकल वेव फ्रंट है मान लीजिए, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट में जो एम्पलीट्यूड होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। अगर मेरे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस। ये जो सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल की जो रेडियस होगी आर, उसका अंडर रूट ऑफ आर इन द इनवर्स रिलेशनशिप, इससे आपका जो एम्पलीट्यूड है उसका रिलेशन बनेगा। सो एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर। देन थर्डली, अगर आपके पास प्लेन वेव फ्रंट है मान लीजिए, तो प्लेन वेव फ्रंट के केस में जो आपका एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। मतलब जैसे जैसे ये लाइट आगे आगे प्रोपेगेट होगा ना, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द एम्पलीट्यूड, ठीक। बेसिकली ऐसे समझिए, एम्पलीट्यूड इज द एक्सपोजर, कि कितना आपको एक्सपोजर मिल रहा है उस पर्टिकुलर लाइट वेव का विथ रिस्पेक्ट टू योर ऑब्जर्वर, ठीक। चलो, अब देखो, अगर एम्पलीट्यूड वैरी होगा तो क्या इंटेंसिटी वैरी होगी विथ रिस्पेक्ट टू योर वेव फ्रंट्स? यस, इंटेंसिटी भी वैरी होगी। तो आप एक तरीके से कह सकते हो इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द वेव फ्रंट प्रोपेगेशन। अब यहां से हम एक्चुअली हाइगन्स का वेव प्रिंसिपल समझते हैं। हाइगन्स वेव प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए, हाइगन्स का ये जो वेव प्रिंसिपल है ये हमें क्या बताता है कि हाउ लाइट वेव एक्चुअली प्रोपेगेट्स फ्रॉम इट्स सोर्स टू द रिसीविंग एंड। तो जहां पर लाइट प्रोड्यूस हुई है वहां से वो एक्चुअली कैसे आगे बढ़ती है, इसे समझाने के लिए हाइगन्स का वेव प्रिंसिपल दिया जाता है। अब इस वेव प्रिंसिपल को सबसे पहले मैं लिख लेता हूं और फिर हम एक एक जो सेंटेंस है उसको डाइसेक्ट करेंगे और इस पूरे वेव प्रिंसिपल को समझ लेंगे। तो क्या है प्रिंसिपल? तो एज पर हाइगन्स, एवरी पॉइंट या फिर ईच पॉइंट आप कह सकते हो ऑन द वेव फ्रंट, ऑन द वेव फ्रंट acts as secondary source of light, secondary source of light emitting their own waves, emitting their own waves called as wavelets, traveling in all direction
traveling in all direction with the speed of light in that medium Now the new wavefront can be obtained by taking envelope of all these wavelets traveling in forward direction, This is called as secondary wavefront. और यहाँ पर एक सेंटेंस आएगा, waves traveling in backward direction are ineffective. इसका जो लिटरल मीनिंग है उसको हम समझते हैं. सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट्स एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इमिटिंग देयर ओन वेव्स विच आर कॉल्ड एज वेवलेट्स. इसको आपको ध्यान में रखना है. एंड these wavelets they are traveling in all direction with the speed of light in that particular medium, जिस मीडियम में आपका सोर्स ऑफ लाइट रखा होगा, जिसके कारण वेव फ्रंट्स बना है. देन a new wavefront can be obtained by taking an envelope of all these wavelets traveling in a forward direction at that given instance of time, and this new wavefront is called as secondary wavefront. और आपको और एक चीज याद रखनी है कि those waves which are traveling in backward direction are considered ineffective, और उसका आपको wavefront नहीं लेना है, नया wavefront नहीं लेना है. चलो समझाता हूं मैं. मान लो मेरे पास इस तरीके से एक पॉइंट सोर्स रखा है. सपोज दिस इज अ पॉइंट सोर्स. अब इसके कारण क्या होगा, पॉइंट सोर्स से जो भी लाइट वेव्स निकलेंगी ऑल डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, और किसी टाइम इंस्टेंस पर सारे जो वेव्स है उनके उस पॉइंट का अगर मैं लोकस लेता हूं जो सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में है, तो मुझे एक स्पेरिकल वेवफ्रंट देखने को मिलेगा. सो आई एम ड्रॉइंग अ स्पेरिकल वेवफ्रंट हियर लाइक दिस. तो इस पॉइंट को थोड़ा नीचे लेकर आते हैं एंड आई एम ड्रॉइंग अ स्पेरिकल वेवफ्रंट लाइक दिस. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक स्पेरिकल वेवफ्रंट ड्रॉ कर लिया है. अब देखिए हाइगन्स क्या कहते हैं, एवरी पॉइंट और ईच पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट्स एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. ये जो वेवफ्रंट है ना मेरा स्पेरिकल, ये एक सरफेस की तरह आप इमेजिन कीजिए. जैसे आपके पास अगर फुटबॉल है इस तरीके से, या कोई भी मान लीजिए बॉल है इस तरीके से, तो ये जो बॉल का सरफेस होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस तरीके से मेरे पास एक बॉल है. आई होप कि इसको आप इमेजिन कर पा रहे हैं. ठीक है, थोड़ा 3D शेप में लाइक दिस इज अ बॉल. ठीक, अब ये जो आउटर सरफेस है ना इस बॉल का, दिस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, तो कोई भी सरफेस जो होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है. उसी तरीके से ये जो मेरा स्पेरिकल वेवफ्रंट है, उस स्पेरिकल वेवफ्रंट को आप एक सरफेस की तरह इमेजिन कीजिए. उस पर जितने भी पॉइंट्स है, दोज पॉइंट्स विल नाउ एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. अब वो भी सेकेंडरी इसलिए बोला है, दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ लाइट, बट सेकेंडरी इसलिए क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स के बाद जनरेट हुए होंगे. ठीक है, सो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द spherical wavefront or any given wavefronts act as a secondary source of light emitting their own waves called as wavelets. तो यहाँ just for example ये जो हमारा spherical wavefront है ना, यहाँ पर मैं कुछ points consider कर लेता हूँ. So blue color से कुछ points दिखा रहा हूँ. मान लीजिए first point, let's say this is second point, third, fourth और कुछ fifth. ऐसे multiple हमने points ले लिए हैं. Now ये जो points होते हैं दे विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और अगर वो सोर्स ऑफ लाइट है तो वो क्या करेंगे, अपने वेव्स जो है
उनको इमिट करेंगे, है ना, हर डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन दे विल इमिट देयर लाइट वेव्स, इस तरीके से। अब वो क्या बोल रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पे अगर आप इस सेकेंडरी सोर्स के कारण जो लाइट वेव इमिट हो रहे हैं उनके पॉइंट्स का लोकस ले लो जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा, है ना। अगर हम बहुत कम समय में सारे लोकस को अगर ट्रैक करते हैं तो आपको एक छोटे छोटे ऐसे स्पेरिकल वेव फ्रंट्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, उन्होंने क्या किया है, स्पेरिकल वेव फ्रंट जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट से हमें मिल रहे हैं, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इसके कारण जो वेव्स आगे जाएंगे उन्हें वेवलेट कहा गया है, और वेवलेट को ट्रैक करके ही हम ये छोटे छोटे वेव फ्रंट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट के कारण मान लेते हैं कि ये छोटे छोटे वेव फ्रंट्स जो स्पेरिकल वेव फ्रंट है उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक, अगर सेम टाइम इंस्टेंस की बात करें तो ये जो वेव फ्रंट्स होंगे वो सेम साइज के होंगे इस तरीके से। तो यहां पर हमने क्या कर लिया है, इस तरीके से छोटे छोटे जो वेव फ्रंट्स है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट के कारण उनको ड्रॉ कर लिया है। नाउ हाइगन्स सेज दे आर कॉल्ड एज वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मतलब जिस स्पीड से प्राइमरी सोर्स के कारण लाइट वेव्स आगे बढ़ रहे थे उतने ही स्पीड से ये जो सेकेंडरी सोर्स के कारण वेवलेट्स बने हैं दे विल ऑल्सो बी मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे, द न्यू वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग एनवलप ऑफ ऑल दिस वेवलेट। तो ये जो छोटे छोटे वेवलेट्स है ना इनको हम एक एनवलप में कैप्चर कर लेते हैं। तो उनका एक एनवलप ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर फिर से एक सर्कल ले रहा हूँ जो स्पीयर की तरह दिखना चाहिए। तो लेट्स से दिस इज अ स्पीयर बेसिकली। ठीक, और ये जो स्पीयर है क्या कर रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट, यस। तो यहाँ क्या हुआ है, सारे जो वेवलेट्स है उनको हमने एक एनवलप के अंदर ट्रैप कर लिया है। तो ये जो एनवलप है ना जो क्या है, टेंजेंशियल है टू दी ऑल दिस वेवलेट्स दिस एनवलप एक्ट एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्यों सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्योंकि जिस पहले वेव फ्रंट पर सोर्सेस थे उन्हें हमने सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट कहा था, और उनके कारण जो वेवलेट्स है उन्हीं का टेंजेंशियली एनवलप जब मैंने ड्रॉ किया है तो ये नया वेव फ्रंट कहलाया जाएगा, दैट विल बी माय secondary wavefront. So this is the secondary wavefront। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, दिस वुड बी माय प्राइमरी वेवफ्रंट। अब आगे कैसे जाएगी वेव, तो ये सेकेंडरी वेवफ्रंट्स पर पॉइंट है, नाउ दे विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, वो अपने अपने वेवलेट्स ऐसे फॉर्म करेंगे। फिर आप क्या कर सकते हो, उन वेवलेट्स का एक नया एनवलप लोगे ऐसा, जैसे ही ये नया एनवलप लोगे तो दिस विल बी नाउ माय सेकेंडरी वेवलेट, सॉरी सेकेंडरी वेवफ्रंट। और उसके लिए जो पहले सेकेंडरी वेवफ्रंट बना हुआ था ये, अब ये क्या बन जाएगा बाद में, प्राइमरी वेवफ्रंट। फिर इस सेकेंडरी वेवफ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स है वो अपने अपने वेवलेट्स फॉर्म करेंगे, फिर आपको एक एनवलप लेते जाना है, और इस तरीके से आप देखोगे कि जो वेवफ्रंट है वो धीरे धीरे आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से हमने वेवलेट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकाले वैसे ही आप बैकवर्ड डायरेक्शन में भी तो ये वेवफ्रंट बना सकते थे बाय टेकिंग एनवलप ऑफ दिस वेवलेट्स। तो यहाँ हाइगन्स ये कहते हैं कि वेव्स ट्रैवलिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन आर कंसिडर्ड इनइफेक्टिव। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में हम वेवफ्रंट्स नहीं देख सकते हैं सेकेंडरी वेवफ्रंट्स, आपको सेकेंडरी वेवफ्रंट सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखने हैं, क्योंकि वेव्स जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो जा रही होती है वही इफेक्टिव होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन वाली इनइफेक्टिव होती है। और यही एक्चुअली हाइगन्स की थ्योरी का एक डीमेरिट भी है, या आप कह सकते हो लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि जो वेव्स बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है
उसे आप ऑन व्हाट बेसिस यू आर कंसिडरिंग इनइफेक्टिव, उसका कोई प्रॉपर रीजन उन्होंने दिया नहीं है, बस उन्होंने कहा कि फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन वाले इनइफेक्टिव होते हैं, इसलिए सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वेव ट्रैवल करती है। तो ये एक एक्चुअली लिमिटेशन है हाइगन्स की वेव थ्योरी का। अदरवाइज जो ये जो वेव फ्रंट का प्रोपेगेशन होता है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसी के कारण हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना होते हैं रे ऑप्टिक्स के, उनको एज अ वेव मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं या उनको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे। अब ये तो था स्पेरिकल वेव फ्रंट। मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन वेव फ्रंट होता है, ऐसे मैं नाम दे रहा हूँ, सपोज दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, इस पर से जितने भी पॉइंट्स होंगे दे विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और वो क्या करेंगे, अपने अपने ऐसे वेवलेट्स इमिट करेंगे। तो चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लेट्स कंसिडर दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट, और प्लेन वेव फ्रंट की ये है एज ए बी, और ये जो प्लेन वेव फ्रंट है ना वो प्लेन ऑफ पेपर में ऐसे अंदर गया होगा, तो बाकी की जो ज्योमेट्री है उसको मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ मान लीजिए एज हम देख रहे हैं इस प्लेन वेव फ्रंट का विच इज गिवन बाय ए बी। नाउ एज पर हाइगन्स ईच पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट माना है, एंड नाउ दिस secondary sources will emit their own waves which will be called as wavelets। तो उनको हम क्या मान लेते हैं, वेवलेट्स मान लेते हैं। तो इस तरीके से यहां पर हमने कुछ वेवलेट्स ड्रॉ कर लिए। ठीक, चल ना, अब हमें नया वेव फ्रंट कैसे मिलेगा, तो वी हैव टू टेक एनवलप ऑफ दिस वेवलेट्स इन अ गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम। ठीक, और ये जो एनवलप है दिस विल रिप्रेजेंट्स माय न्यू वेव फ्रंट ए डैश बी डैश विच इज एक्चुअली अ सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक, अब देखिए ये जो ए डैश बी डैश न्यू सेकेंडरी वेव फ्रंट है, उस पर भी जो सारे पॉइंट्स होंगे दे विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। वो अपने अपने क्या बनाते जाएंगे, वेवलेट्स बनाते जाएंगे, जिनका अगर मैं एनवलप ले लूंगा तो मुझे और एक नया वेव फ्रंट देखने को मिलेगा, से ए डबल डैश बी डबल डैश। नाउ दैट विल बी माय सेकेंडरी वेव फ्रंट वेयर ए डैश बी डैश विल बी अ प्राइमरी वेव फ्रंट। ए डैश बी डैश के लिए प्राइमरी वेव फ्रंट कौन बना था, ए बी वेव फ्रंट, है ना। तो इस तरीके से जो वेव है वो प्रोपैगेट होती जाती है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, मान लो कि ये है मेरा ओरिजिनल या प्राइमरी वेव फ्रंट मान लेते हैं ए बी। ठीक है, नाउ वी नो इफ लाइट इज अ वेव, तो वेव के पास होती है वेवलेंथ। ठीक, कुछ सर्टन टाइम में लेट्स से कैपिटल टी इज नथिंग बट लेट्स से टाइम पीरियड फॉर अ वेव। अब व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। सो टी विच इज टाइम पीरियड, इतने समय में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, अप टू इट्स वेवलेंथ। तो अगर मैं ए बी से नया वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहा हूं ए डैश बी डैश से, इट इज ए डैश बी डैश, और इतने वेव फ्रंट को आगे बढ़ने के लिए जो समय लगा है वो अगर कैपिटल टी है, तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ दिस वेव फ्रंट वुड बी इक्वल टू लैम्बडा। क्योंकि जो वेव है इस तरीके से, ये जो वेव होती है, वेव में हम जानते हैं एक वेव का जो डिस्टेंस होता है इट इज नथिंग बट वेवलेंथ, और उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए लगने वाला समय होता है कैपिटल टी। सो आई कैन राइट दिस एज डिस्टेंस एज lambda. So if suppose c is the speed of light, then c would be equal to lambda upon capital T. So lambda can be written as c into capital T. ठीक है, अगर ये कोई रैंडम डिस्टेंस है d, तो आप लिख सकते हो d is nothing but c into टाइम t, कोई भी रैंडम टाइम t, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ वेव प्रोपैगेट्स एंड हाइगन्स का जो वेव प्रिंसिपल है वो क्या है। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में वेव प्रिंसिपल लिखना है तो आप इस पर्टिकुलर वेव प्रिंसिपल को 3 लाइन में डिवाइड कर लेना। पहले लाइन में वेव फ्रंट्स के ऊपर जो पॉइंट्स है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करते हैं, जिनके कारण वेव्स बनती है, वेवलेट्स कहते हैं हम उसे। इस कॉन्सेप्ट को आपको लिखना है। सेकंड लाइन में न्यू वेव फ्रंट कैसे मिलेगा, बाय टेकिंग एनवलप ऑफ दिस वेवलेट्स एट द गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम, उसे लिखना है। और थर्ड लाइन में आपको लिखना है कि जो वेव्स बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं उन्हें हम इनइफेक्टिव मानते हैं। ठीक, और ये इनइफेक्टिव मानना एक तरीके से हाइगन्स की थ्योरी का जो है वो
लिमिटेशन है। अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ बेसिक से छोटे मोटे क्वेश्चंस है किससे रिलेटेड, हाइगन्स की वेव थ्योरी से रिलेटेड, उन्हें समझ लेते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वहां पर हम देखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है लाइट के फिनोमिना का, उसको वेव थ्योरी के हिसाब से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर हाइगन्स की वेव थ्योरी कैसे हमें हेल्प करती है उन रे ऑप्टिक्स के फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए। फिलहाल हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट वाला पूछा है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ वेव। तो ये एक्चुअली करेक्ट है स्टेटमेंट। क्यों करेक्ट है, क्योंकि हमने देखा था हमारा जो लाइट होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें स्पेक्ट्रम आता है विजिबल लाइट का। और विजिबल लाइट की अगर बात करें तो वी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से सारे लाइट्स होते हैं। अब हर एक लाइट की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, अपना अपना एक वेवलेंथ होता है। तो चूंकि लाइट अगर मैं अलग अलग कलर के देख रहा हूं तो इसका मतलब है उनकी वेवलेंथ भी क्या होगी, अलग अलग ही होगी। इसको हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेकंड सेंटेंस क्या दिया है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कार्पस्कल। तो भैया ये जो पार्ट है ना, दिस वाज न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन के कार्पस्कुलर थ्योरी के हिसाब से डिफरेंट कलर्स और ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कार्पस्कल, बट हमारे वेव थ्योरी में ऐसा नहीं है। तो ये जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, हमें मार्क करना पड़ेगा, दिस इज नॉट करेक्ट। बाकी के भी देख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस देन द रेयर मीडियम। तो हाँ, ये जरूर ऐसे ही होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेसर एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। एंड लास्ट में, इट कैन एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हाँ, ये भी एक्सप्लेन होता है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेव फ्रंट इज अ सरफेस। एक वेव फ्रंट ये एक सरफेस है, कैसा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों, क्योंकि हमने देखा है अगर आपके पास मान लीजिए स्पेरिकल वेव फ्रंट है, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट मतलब स्पेरिकल सरफेस को अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो वो रेज बनते हैं, रेज ऑफ लाइट के, जो किसी पॉइंट सोर्स से आउटवर्ड डायरेक्शन में हम पॉइंट करके दिखाते हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वेव फ्रंट दे आर बेसिकली परपेंडिकुलर सरफेसेस टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट और रे ऑफ लाइट। तो ये फर्स्ट सेंटेंस है, करेक्ट है। सेकंड क्या बोला है, वेव फ्रंट्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। नहीं, ऐसे नहीं होता है। सी, विदाउट एनी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। अब स्पेसिफिक ओरिएंटेशन किसको, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को नहीं, वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये भी सेंटेंस करेक्ट रॉन्ग है। डी क्या बोल रहा है, विच हैज नथिंग टू डू विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइट की इंटेंसिटी से वेवफ्रंट का बहुत लेना देना है, क्योंकि वेवफ्रंट के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड चेंज होता है। वो कौन से सोर्स, कौन से टाइप का वेवफ्रंट है इसके लिए। और अगर एम्पलीट्यूड अगर आप चेंज होते हुए देखोगे तो ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी भी चेंज होगी, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। ठीक, चलो, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो है correct option, that wavefront is perpendicular to the direction of propagation of the light. Next, when light propagates through a given homogeneous medium, the velocity of primary wavefronts. अब देखो, वेवफ्रंट्स चाहे प्राइमरी रहे, चाहे सेकेंडरी रहे, टर्शियरी, कुछ भी रहे, वेवफ्रंट्स पर जितने भी पॉइंट्स है, they acts as a secondary source of light, and that waves emitting out of those secondary sources will have the same speed as that of waves due to प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। तो वेवफ्रंट चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, स्पीड सबकी सेम रहेगी, वेलोसिटी सबकी सेम रहेगी। तो यहाँ पर बोला है द लाइट, व्हेन लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू अ गिवन होमोजेनियस मीडियम, द वेलोसिटी ऑफ प्राइमरी वेवफ्रंट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू दोज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। नहीं, ग्रेटर नहीं होता है, इक्वल ही होता है। बी, आर लेसर देन दोज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आर इक्वल टू दोज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाँ, प्राइमरी वेवलेट्स हो, प्राइमरी वेवफ्रंट हो, या सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवफ्रंट हो, स्पीड तो सबकी सेम ही होती है, वेलोसिटी भी सबकी क्या रहेगी फिर, सेम। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी क्या देकर रखा है, आर लार्जर देन दोज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। नहीं, लार्जर नहीं होता है, इक्वल ही होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो बेसिक है लाइट एज अ वेव, जिसमें हमने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला है, वो एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। बाद में वेवफ्रंट्स क्या होता है, वेवफ्रंट्स कैसे आगे बढ़ते हैं, हाइगन्स का वेव प्रिंसिपल क्या है ना, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। अब इसका यूज करके आगे हम पढ़ेंगे कि लाइट एक्चुअली रिफ्लेक्ट कैसे होती है, रिफ्रैक्ट कैसे होती है, बाय कंसिडरिंग इट एज अ वेव। और यहाँ पर वेवफ्रंट का जो कॉन्सेप्ट है
है वो आगे हमें बहुत यूज में आने वाला है। तो आई होप ये पर्टिकुलर लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप हो सके तो यहाँ पर नोट्स बनाइए और खुद से इसको फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।